बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम था बायो इनर्जेटिक्स। उसमें हमने सबसे पहले जर्नल उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन को कम्बिनेशन को डिस्कस किया और डिटेल में फोटोसिंथेसिस के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है। ओबियसली वो लाइट ऑल आउट होती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन थी। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट तरह के फोटो सिस्टम लगे हुए थे और वो उस लाइट को कैप्चर कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे बेसिकली लाइट एनर्जी को किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसको हमने लाइट रिएक्शन का नाम दिया। जिसमें हमने दो साइकिल पढ़े, साइक्लिक फास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। उसके बाद हमने डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया। डार्क रिएक्शन में हमने देखा किस तरह से एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करके वो जो एटीपी के मालिक्यूल हैं, जो केमिकल एनर्जी के मालिक्यूल हैं, उसमें किस तरह से शुगर की सेंथिस की जाती है। और उसमें जो हमने मालिक्यूल को सेंथाइज किया वो एक सिंपल शुगर था, ट्राईओसिस को। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो एक नया टॉपिक है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रिस्पायरेशन। बेसिकली रिस्पायरेशन में क्या होगा, रिस्पायरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो जो शुगर, वो जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने सेंथिस किए थे डार्क रिएक्शन में, जिनके अंदर एनर्जी मौजूद थी, अब उसका क्या होना है, यूज़ होना है बॉडी के अंदर। और उसमें से जो एनर्जी है वो बॉडी ने क्या करनी है, वो हासिल करनी है, टेक करनी है। अगर हम अपने टॉपिक का आगाज़ करें कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमें नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों होती है, क्या रीज़न है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट और वाइटल एक्टिविटीज़। अब जितने भी जानदार हैं उनको अपनी ज़िंदगी को बका को मेंटेन करने के लिए कुछ उनकी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से वॉकिंग है, मैं टॉक कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है। तो इसके लिए भी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो इसलिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलती तो हमारी ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्टॉप हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ज़िंदगी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो दिस एनर्जी प्रोवाइडेड बाय रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ इनसे क्या कर रही होती हैं, एनर्जी हासिल कर रही होती हैं। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो उसको मैं रीड आउट करता हूँ। अ यूनिवर्सल प्रोसेस, एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोसेस है, आलमगीर बोला जाता है इसको, प्रोसेस दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स to break down the organic compound containing carbon and harvest maximum energy। अगर आप इसके मीनिंग को समझें, एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोसेस है जो क्या करता है, अलाउ करता है किस चीज़ को, जानदारों को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए। किस चीज़ को तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुश्तमिल हों, किसके ऊपर मुश्तमिल हों, कार्बन के ऊपर मुश्तमिल हों। एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोसेस है जो जानदारों को अलाउ करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ने में। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या मौजूद होती है, कार्बन मौजूद होती है। एंड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है निकालना, और उसमें से लेता है क्या चीज, द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम जो एनर्जी है उससे वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। अगर हम बात करें वे ऑफ रिस्पायरेशन की, कि कितनी तरह से रिस्पायरेशन कोई भी जानदार करते हैं, तो देयर आर टू वेज ऑफ रेस्पिरेशन। रिस्पायरेशन के दो वेज हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज सेलुलर रिस्पायरेशन।
एक तो ये है कि जिस तरह से मैं सांस ले रहा हूँ, आप सांस ले रहे हैं, डिफरेंट तरह की गैसेज हैं हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, और इसमें जो गैसेज अंदर यूज होनी है बाकी उसी तरह से हम इनहेल कर रहे हैं। जिस तरह से हम ऑक्सीजन को इनहेल करके ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन रिटर्न लेके आते हैं, तो ये एक जानदार है। इस जानदार और इसके माहौल के दरमियान गैसों का तबादला हो रहा है। तो इस रिस्पायरेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। डेफिनेशन क्या होगी? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मींस द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो गैसों का तबादला है, इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोला जाता है। ये जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, इसको चार दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसको गैसेस एक्सचेंज भी बोला जाता है, गैसों का तबादला। इसको वेंटिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्रीथिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इन चारों में से कोई भी बात क्वेश्चन के अंदर आती है तो आपने समझ जाना है कि बात हो रही है किस चीज़ की? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन की। उसके बाद मैंने कहा था कि टू वेज हैं। फर्स्ट वन तो हमने डिस्कस कर लिया, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एंड सेकंड वन इज सेलुलर रिस्पिरेशन। अगर हम बात करें सेलुलर रिस्पिरेशन की, तो पहले हम बात कर चुके हैं एक ऑर्गेनिज्म का और उसके माहौल के दरमियान। अब ओबियसली जो जानदार है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल से मिलकर बना होता है। अब इसके हर सेल के अंदर जो एनर्जी उसको मिलनी है, या सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो फूड ईट की होगी उसमें से जो CH बॉन्ड है उनको तोड़ा जाएगा, और उसमें से जो एनर्जी निकलेगी और वो जो सेल है वो यूटिलाइज करेगा, उसको बोला जाता है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या होगी डेफिनेशन? द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस बाय विच, जिसके जरिए एनर्जी इज मेड, एनर्जी बनाई जाती है, अवेलेबल, मुहैया करने के लिए, टू सेल, सेल को इन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन, तोड़ा जाता है किस चीज को? ब्रेक डाउन ऑफ C चेन, कार्बन चेन मॉलिक्यूल जो है, यही जो मॉलिक्यूल उसने ईट किए होंगे उनको क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, सेल के अंदर, और उसमें से जो एनर्जी है वो निकाली जाएगी, और वो जो सेल है वो इस एनर्जी को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। तो ये दो क्या थे? वे थे, दो तरीके कार थे जिनके जरिए क्या हो रही थी? रिस्पिरेशन हो रही थी। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन की, अब ये जो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन है इसको आपने याद कर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस स्पेस पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। ये एक्सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स है या सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों रेस्पिरेशन की जो टाइप्स आपको नजर आ रही हैं, फर्स्ट वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो आपको पता है, जर्नल आप लोग जानते होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, द रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, ऐसी रिस्पिरेटरी एक्टिविटी विच, जो कि टेक प्लेस हो रही होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती हैं उनको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब ये इसकी क्या थी? डेफिनेशन थी। अगर हम बात करें एनारोबिक की डेफिनेशन की, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें आप यही लिखेंगे, द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में वो हो रही होती हैं, तो वो क्या होंगी? वो एरोबिक की बजाय दूसरी होंगी। कौन सी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की होंगी। अब ये जो रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है, इसमें मोस्टली जो फ्यूल है, जो ईंधन है, जो जलता है, वो क्या है? वो ग्लूकोज है, या इसकी हेडिंग मैंने बनाई है ग्लूकोज एज फ्यूल। जब भी क्या होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, द कॉमनली यूज्ड फ्यूल, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में
जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है ना, वो क्या है? ग्लूकोज है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिफोर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। बेसिकली जो रिस्पिरेशन है इसने होना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, मेन। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इसने टूटना होता है, ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस के जरिए टूटना होता है दो मॉलिक्यूल में। वो दो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है ये कहाँ होना होता है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में होना होता है। इस वजह से ये लिखा हुआ है द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है बिफोर एंटरिंग, दाखिल होने से पहले, द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने से पहले वो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। किसमें? इनटू टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल में। किसके दो मॉलिक्यूल में? पायरुवेट बाय अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूटता है। ग्लाइको और लाइसिस दो लफ्ज हैं इसके अंदर। ग्लाइको का मीन ग्लूकोज, लाइसिस का मीन स्प्लिटिंग। तो इसका लिटरली मीनिंग क्या होगा? लफ्जी मतलब क्या होगा? लिटरली मीन की अगर हम बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर के टूटने को क्या बोलेंगे बेटा जी? इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। अब ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू के हवाले से मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, अब दोबारा भी हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये अक्कर होती है किसके अंदर? इन साइटोसोल ऑफ सेल, सेल के साइटोसोल में होती है। मीन आप ये कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी का ना होना ये ज़रूरी नहीं है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में हो रहा होता है। चाहे वो आगे रिस्पायरेशन एरोबिक होनी हो, चाहे वो एनारोबिक होनी हो, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है। अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा किसके अंदर? पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर। अब मैंने शुरू में ही बात की थी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो देन जब ये टूटेगा तो उस वक्त निकोटीन, अमाइन, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल हैं ये इधर क्या होंगे? इसके साथ एडअप हो रहे होंगे और ये क्या बनाएंगे? ये एनर्जी के मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं? NADH। अब ये जो NADH है ये भी क्या है? एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं। और इधर से ये क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी को क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा किसके लिए? डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज के लिए। अब उसके बाद फर्स्ट सेल ऑन अर्थ, जब दुनिया के ऊपर पहले सेल का इत्तका हुआ था तो समझा जाता है, कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि उस सेल ने भी जो एनर्जी टेक की थी वो ग्लूकोज से की थी। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन ऑल द सेल, जितने भी सेल हैं इन तमाम सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है। बायोलॉजिस्ट, ऐसा बंदा जो बायो की स्टडी करता है, बिलीव दैट, उनका ये बिलीव है, अकीदा है, ऑन द आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब होता है मुतमासिल, मिलता जुलता। वो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट का बिलीव है कि जो जितने भी सेल हैं उन सेल के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑन आइडेंटिकल रिएक्शन मे अकर व हैव अकर्ड इन द फर्स्ट सेल, जो पहला सेल बना था इस कायनात के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, उसके अंदर भी इस तरह का मिलता जुलता जो रिएक्शन हुआ था। दैट वाज, जो था, ऑर्गेनाइज्ड ऑन अर्थ। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पहला सेल इस अर्थ के ऊपर जिसका आगाज हुआ था उसके अंदर भी इसी तरह का रिएक्शन था जिसके अंदर एनर्जी उसको थी, तो उसने अपने आप को सर्वाइव किया था। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कि जो मेन प्रोडक्ट है किस चीज़ की? ग्लाइकोलाइसिस की, वो क्या है? पायरुवेट का मॉलिक्यूल है। अब ये जो पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है इसको फिर बाद में क्या किया जाता है? सेल प्रोसेस करता है आगे फर्दर। इसको क्या करेगा? यूज ऑफ पायरुवेट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल का सेल क्या करेगा? सेल इसको प्रोसेस करेगा किसमें? किसको? पायरुविक एसिड को बाय 3 वे, 3 तरीकों से सेल इसको आगे फर्दर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा।
एक तो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों ऐसी टाइप्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की दोनों क्या हैं, फॉर्म्स हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या करेगा, ये फायरोबिक एसिड के मालिक्यूल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, बेसिकली इसमें फायरोबिक एसिड के मालिक्यूल को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो हमारे मसल में अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे जो चलने में वाकई में हमें इशू होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो या तो ये फायरोबिक का जो मालिक्यूल है इसको फर्दर क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा, जिसमें से एनर्जी रिलीज होगी, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और इस एनर्जी का हम क्या करेंगे अपने रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे। अब ये जो हमने जितना टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले व्हाट इज कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल। सेल जो है वो कॉमन जो फ्यूल है वो यूज़ करता है, वो कौन सा है। अगर आपने ये लेक्चर सारा सुना है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे कि कौन सा कॉमन फ्यूल है जिसको सेल यूज करता है। उसके बाद व्हाट इज रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन क्या है, हाउ मेनी वे ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के वे कितने हैं, वे और टाइप्स में फ़र्क याद रखना है आपने। ये ना हो कि इधर से वे पूछा हुआ हो और आपने इसकी टाइप्स बताई हुई हो। उसके बाद व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस में डिटेल से हमने इसको आगे डिस्कस करना है, लेकिन इधर आप जस्ट इसकी क्या लिखेंगे, लिटरली मीनिंग लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद इसकी एटाइमोलॉजी की बता के और जस्ट सिंपल ये बता देंगे और साथ ही क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो इसमें ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या करेंगे, फ़र्क लिखेंगे। और लास्ट पे है कि वाई वी नीड एनर्जी वेयर इट कम, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है और ये कहाँ से आती है। तो इस सारे टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप चाहते हैं किस तरह से हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक आता रहे, तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबा दें और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।